Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Pushra. So we were discussing Law Gate syllabus and in today's video I am going to discuss the topic of confession starting from Article 37 till Article 45 of Qanun-e-Shahadat Order 1984. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. कन्फेशन हमने पीछे पढ़ा था एडमिशन क्या है. कन्फेशन उसी एडमिशन का ही पार्ट है क्योंकि हमने कहा था एडमिशन एक ब्रॉडर टर्म है और कन्फेशन इसी एडमिशन में ही इंक्लूडेड है. कन्फेशन को कानून शहादत ऑर्डर में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया किसी आर्टिकल में भी, लेकिन अगर हम कन्फेशन को डिफाइन करें तो कन्फेशन इज बेसिकली एडमिशन ऑफ गिल्ट. उर्दू में हम इसे कहते हैं इकबाले जुर्म करना, अपने जुर्म का एतराफ़ कर देना. अगर कोई मुल्ज़िम जिस पर कोई एलिगेशंस लगी हैं वो आता है और ये कबूल कर लेता है कि उसने वो जुर्म किया है तो उसको कहा जाता है कन्फेशन. सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 37 से. आर्टिकल 37 एक्सप्लेन करता है कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस when irrelevant in criminal proceedings. अब इस आर्टिकल के अगर हम टाइटल को देखें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड लिखा है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग से क्या मुराद है? हमने कहा था एडमिशन कहाँ होता है? सिविल केसेस में. तो यहाँ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लिखा है, कन्फेशन हमेशा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में की जाती है, हमेशा क्रिमिनल केसेस में कन्फेशन किया जाता है, एतराफ़े जुर्म किया जाता है. अब ये आर्टिकल कह रहा है कि अगर कोई बंदा इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के अंडर आकर कोई कन्फेशन करता है तो क्या वो रेलेवेंट है या वो इररेलेवेंट है? अगर वो इररेलेवेंट है तो क्यों इररेलेवेंट है? सो आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग अ कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन इज इररेलेवेंट in a criminal proceedings if the making of confession appears to court is caused by inducement. पहली बात कि अगर तो वो इंड्यूसमेंट के थ्रू हुआ है, किसी को उकसाया गया है. दूसरी बात, किसी को थ्रेट दिया गया है, धमकी दी गई है कि अगर तुमने कन्फेशन ना किया तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा या तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर दूंगा या कुछ भी. या तीसरी बात, अगर प्रॉमिस आ जाते कहीं पर, कोई बंदा आपसे वादा लेकर ये कहता है कि तुम मुझे बता दो तो मैं किसी को आगे फर्दर नहीं बताऊंगा. सो अगर कोई एक्यूज्ड कन्फेशन करता है जो कि इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस के थ्रू हुई है तो वो इररेलेवेंट है. अगर कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि जो ये बंदा कन्फेशन कर रहा है ये इन प्रेशर के अंदर आकर कर रहा है, इन 3 सिचुएशंस के अंडर कर रहा है, तो वो कन्फेशन इररेलेवेंट होगा. ऐसे कन्फेशन की कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है. इट विल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अब उसी से आगे देखें तो आगे ये लिखा है कि अगर कहीं पर कोर्ट को ये लगता है कि ये जो एक्यूज्ड पर्सन ने कन्फेशन किया है, इससे कन्फेशन करने से उसको अपना कोई फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है, यानी कि वो जो कन्फेशन कर रहा है उससे वो खुद कोई फ़ायदा हासिल कर रहा है, यानी ऐसे कन्फेशन करने से उसकी अपनी जान बच रही है, उसको कोई फ़ायदा मिल रहा है, या फिर वो अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट के सामने ये सारी बातें कर रहा है, तो ऐसे कन्फेशन को भी इररेलेवेंट कंसिडर किया जाएगा और ऐसे कन्फेशन की भी कोई वैल्यू नहीं होगी. अब इस आर्टिकल के अगेंस्ट आर्टिकल 41 में एक्सप्लेन किया गया है कि अगर इन्हीं इंप्रेशंस को हम रिमूव कर दें, यानी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस का एलिमेंट अगर किसी कन्फेशन से रिमूव हो जाए तो क्या वो कन्फेशन तब रेलेवेंट होगा या नहीं. सो आर्टिकल 41 के अकॉर्डिंग अगर जो कन्फेशन जो आर्टिकल 37 में मेंशन की गई है, अगर कोई कन्फेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ सच इंप्रेशन दैट इज इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस इज मेड, देन in the opinion of the court if it has been fully removed then it is relevant. यानी कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि हाँ अब ये बंदा वॉलंटरीली आकर कन्फेशन कर रहा है, अब इस पर किसी किस्म का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो कन्फेशन रेलेवेंट हो जाएगी और उस कन्फेशन की एविडेंटरी वैल्यू होगी.
उसके बाद आते हैं आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 क्या कहता है? कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। यानी कि अब इसमें कौन से कन्फेशन की बात की है? जो आप पुलिस ऑफिसर के सामने कर रहे हैं। अच्छा, कन्फेशन की हमारे पास दो काइंड्स हैं। कन्फेशन, एक जुडिशियल कन्फेशन आ जाती है और एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन आ जाती है। जुडिशियल कन्फेशन क्या है? द कन्फेशन which is made before the magistrate in the court of law, that is called judicial confession or confession before the magistrate, because magistrate is the appropriate authority। CRPC के अंडर सेक्शन 164 में ये एक्सप्लेन किया गया है that magistrate is the competent authority to record the confession of the accused। उसमें प्रॉपर प्रोसीजर बताया हुआ है कि किस तरह से मैजिस्ट्रेट ने कन्फेशन रिकॉर्ड करना है। सो मैजिस्ट्रेट के सामने जो कन्फेशन है वो रेलेवेंट है और वो एडमिसिबल है, जबकि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है जो इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर की जाती है वो इररेलेवेंट है। उसकी किसी किस्म की कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, बिकॉज ये प्रज्यूम किया जाता है कि जो पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन किया जा रहा है वो ऑथेंटिक इस तरह से नहीं है, वॉलंटरीली इस तरह से नहीं है कि थ्रेट का एलिमेंट उसमें आ जाता है। पुलिस ऑफिसर वायलेंस यूज करके, तशद्दुद करके मुलजिम से कुछ भी उगलवा सकते हैं। लिहाजा आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग मैजिस्ट्रेट के पुलिस ऑफिसर के सामने जो कन्फेशन की जाती है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 कहता है कन्फेशन बाय अक्यूज्ड while in the custody of the police not to be proved against him। अब इसमें किसकी बात की है? कस्टडी ऑफ पुलिस की बात की गई है। ऊपर आर्टिकल 38 में जनरल रूल बता दिया कि जो कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने की जाती है उसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता, ये जनरल रूल है। आर्टिकल 39 फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर कोई बंदा पुलिस की कस्टडी में है, यानी कि जेरे हिरासत है पुलिस के, तो क्या उस वक्त जब वो कन्फेशन कर रहा है उसको प्रूव किया जाएगा या नहीं। सो आर्टिकल 39 ने कहा कि कोई भी कन्फेशन जो कोई बंदा पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में करता है वो इररेलेवेंट है अनटिल एंड अनलेस। अब पहली बात उन्होंने यहां भी जनरल रूल एक्सप्लेन कर दिया कि पुलिस की कस्टडी में भी अगर आप कन्फेशन करते हो तो उस कन्फेशन की भी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, दैट विल नॉट बी एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज इररेलेवेंट। फिर उसके साथ ही आगे एक एक्सेप्शन बता दी, अनटिल एंड अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ द मैजिस्ट्रेट। यानी कि अगर पुलिस की कस्टडी में वो कन्फेशन कर रहा था और उस वक्त कोई मैजिस्ट्रेट वहां मौजूद था, तो अगर ऐसी कोई कन्फेशन जो मैजिस्ट्रेट के सामने हुई है बिफोर द पुलिस, तो फिर वो कन्फेशन रेलेवेंट होगी और उस कन्फेशन को प्रूव किया जा सकता है। अदरवाइज पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन करने की कोई भी वैल्यू नहीं है। सो आर्टिकल 39 और 38 का डिफरेंस समझ में आ गया कि पुलिस ऑफिसर चाहे वो बिफोर अरेस्ट है या आफ्टर अरेस्ट है, उसके सामने की गई कन्फेशन की किसी भी किस्म की कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, उसको प्रूव नहीं किया जा सकता किसी भी एक्यूज्ड के अगेंस्ट। अब आगे आ जाते हैं आर्टिकल 40 के ऊपर। आर्टिकल 40 क्या बात कर रहा है? हाउ मच ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अक्यूज्ड मे बी प्रूव्ड। अब आर्टिकल 40, 38 और 39 को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। पहले तो हमने कहा कि पुलिस के सामने की गई कन्फेशन की कोई वैल्यू नहीं है, वो इररेलेवेंट है। अब यहाँ बात की गई है इंफॉर्मेशन की। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो आप अक्यूज्ड पर्सन से ले रहे हो। पहली बात वही आपने याद रखनी है, देयर इज नो एविडेंटरी वैल्यू ऑफ द कन्फेशन मेड बिफोर द पुलिस ऑफिसर ईदर इन हिज कस्टडी और आउटसाइड हिज कस्टडी। लेकिन उससे आगे, अब अगर कोई बंदा कन्फेशन कर रहा है पुलिस ऑफिसर के सामने और उस कन्फेशन के दौरान उसने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी है जिसका अदरवाइज हासिल करना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे ने कन्फेस कर दिया कि मैंने जुर्म किया था और मैंने जिस गन से जुर्म किया है वो मैंने फलां जगह पर रखी है, तो पुलिस ऑफिसर वहां से जाकर उस सबूत को इकट्ठा कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर ये रिकवरीज कर रही है एक्यूज्ड से, वो रिकवरीज रेलेवेंट हैं।
आर्टिकल 40 कहता है कि कन्फेशन तो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इस कन्फेशन से मिलने वाली जो इंफॉर्मेशन है उसको रेलेवेंट कंसिडर किया जा सकता है और उसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका अदरवाइज हासिल करना मुमकिन नहीं था। अब आ जाते हैं आर्टिकल 42 के ऊपर। आर्टिकल 42 क्या कह रहा है? कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट not to become irrelevant because of the promise of secrecy। अब इस आर्टिकल के टाइटल को समझें तो इसमें क्या कहा गया है कि कन्फेशन जो वैसे तो रेलेवेंट थी लेकिन उसको इररेलेवेंट इस बिना पर नहीं किया जा सकता। किस बिना पर? जो इस आर्टिकल में सिचुएशंस एक्सप्लेन की गई हैं, इन सिचुएशंस की वजह से जो कन्फेशन रेलेवेंट होनी थी आप उनको इररेलेवेंट नहीं कर सकते। अब आर्टिकल 42 का पढ़े। इफ सच अ कन्फेशन इज अदरवाइज रेलेवेंट, जो वैसे तो रेलेवेंट थी, इट डज नॉट बिकम इररेलेवेंट बिकॉज, तो उसे इस बिना पर इररेलेवेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि पहली बात इट वॉज मेड बाय द डिसेप्शन, यानी कि अगर आप धोखा देके, चकमा देके किसी बंदे से सच उगलवा रहे हो, या फिर इट इज मेड अंडर द प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, आप किसी बंदे से वादा करके उसे कह रहे हो कि तुम मुझे बता दो कि तुमने ऐसा कुछ किया है या नहीं, मैं फर्दर किसी को आगे नहीं बताऊंगा। तो अगर वो बंदा उसको बता देता है कि हाँ मैंने कोई जुर्म कमिट किया है, मैंने फलां बंदे का कत्ल किया है, मैंने फलां चोरी की है, या फिर तीसरी सिचुएशन आप उस बंदे को धोखा दे रहे हो किस वजह से? ताकि आप उससे बातें निकलवा सको, फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट पर्सन और व्हेन ही वॉज ड्रंक, या फिर जो उसने जिन क्वेश्चंस के आंसर्स देने ज़रूरी नहीं थे उसने उन क्वेश्चंस के आंसर दे दिए, या उसको नशा देकर आपने उससे कुछ उगलवा लिया और इससे पहले आपने उस बंदे को वार्न नहीं किया था कि वो जो कन्फेशन कर रहा है वो ऐसी कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट के अलावा कोई भी कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि 164 में प्रॉपर प्रोसीजर बताया हुआ है कि मैजिस्ट्रेट उससे पहले पूछेगा कि दैट यू आर नॉट बाउंड टू मेक द कन्फेशन, और अगर फिर भी तुम कन्फेशन करना चाहते हो तो ये तुम्हारे अगेंस्ट प्रूफ की जाएगी। तो जब ये तमाम प्रोसीजर पूरा फुलफिल हो जाता है उसके बाद मैजिस्ट्रेट उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है। तो इस आर्टिकल में क्या बताया हुआ है कि इन तमाम सिचुएशंस की वजह से कन्फेशन को इररेलेवेंट कंसिडर नहीं किया जा सकता, जो कि वैसे तो रेलेवेंट थी लेकिन वो इन सर्कमस्टांसेस में की गई है, लिहाजा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसी आर्टिकल में फर्दर एक एक्सेप्शन बताई गई है, provided that the provision of this article shall not apply to the trial of the cases relating to enforcement of hudud laws, यानी कि इस आर्टिकल में जितनी भी बातें की गई हैं वो हुदूद लॉज पर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि है कंसीडरेशन ऑफ आर्टिकल 43 क्या कह रहा है? इफेक्टिंग द पर्सन्स मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर द ट्रायल फॉर द सेम ऑफेंस। अब इस आर्टिकल में क्या बात की गई है? जॉइंटली ट्राइड अंडर द सेम ऑफेंस। यहाँ पर जॉइंट कन्फेशन की, जॉइंट ट्रायल की बात की गई है कि जहाँ पर जो ऑफेंस कमिट किया है वो एक से ज़्यादा लोगों ने किया है, जहाँ पर जॉइंटली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो जॉइंट कन्फेशन की रेलेवेंसी को डिस्कस किया गया है। ये आर्टिकल क्या कहता है? व्हेन मोर persons than one are being tried jointly for the same offense, जब कोई एक ऑफेंस किसी एक से ज़्यादा बंदों ने मिलकर किया है और उन तमाम बंदों को जॉइंटली ट्रायल में ले जाया जा रहा है, ठीक है, जॉइंटली उनका ट्रायल हो रहा है, ऑफेंस क्या है? सेम है, लोग क्या हैं? एक से ज़्यादा हैं। अगर उनमें से कोई एक बंदा कन्फेशन करता है तो वो कैसे प्रूफ होगी? सच कन्फेशन शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट। पहली बात कि जिस बंदे ने कन्फेशन की है उस बंदे के अगेंस्ट उस कन्फेशन को प्रूव किया जाएगा जिसने कन्फेशन की है। बाकी तमाम लोगों के साथ क्या होगा? अब सेकेंडली कि जो बाकी तमाम लोग हैं जो उसके साथ ऑफेंस कमिट करने में शामिल थे, जिनको जॉइंटली ट्राई किया जा रहा है, ट्रायल चलाया जा रहा है, पहली बात जिसने की उसके तो अगेंस्ट वो कन्फेशन प्रूफ हो जाएगी।
द कोर्ट में, दूसरी बात, द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगेंस्ट सच अदर पर्सन। आर्टिकल 43 के अकॉर्डिंग बाकी तमाम लोगों के लिए वो कन्फेशन सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पर प्रूव की जाएगी। पहली बात, अगर बहुत सारे लोगों ने ऑफेंस कमिट किया है तो जिसने कन्फेशन किया है उसके अगेंस्ट उस कन्फेशन को प्रूव किया जाएगा, बाकियों के लिए वो कन्फेशन सर्कमस्टांशियल एविडेंस कंसिडर की जाएगी। ये थी हमारी आज की डिस्कशन कन्फेशन के टॉपिक के ऊपर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।